हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने हमेशा एक टर्म सुना होगा कि स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो एग्जैक्टली ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट होते कौन है और क्या इनका इंपॉर्टेंस है? तो ये करीबन वो लोग होते हैं जो सेबी के नजरिए में क्वालिफाइड लोग हैं कि जो खुद एनालिसिस मार्केट के बारे में कर सकते हैं या फिर उनका उतना कैपेबिलिटी है और पोटेंशियल है कि मार्केट का वो सही से स्टडी कर सकते हैं। और ये रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है? ये रिसर्च एनालिस्ट इनके एनालिसिस के रिपोर्ट्स बनाते हैं स्टॉक्स के बारे में या अन्य किसी और सेक्टर्स के बारे में, और उनके रिपोर्ट्स को इंस्टीट्यूशन को देते हैं। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स के लिए काम करते हैं, और कुछ इंडिविजुअल जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए भी ये काम करते हैं। अभी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? तो उसके पहले उनको आपको एक एग्जाम देनी होती है जो NISM की कंडक्टेड एक एग्जाम होती है रिसर्च एनालिस्ट की। तो वो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। इस एग्जाम को काफी लोग पढ़ाते भी हैं, ऑफलाइन भी इनके क्लासेस होते हैं जिनकी फीस करीबन 50,000 के ऊपर ऐसी कुछ बड़ी बड़ी फीस होती है। लेकिन ये सारे चैप्टर्स और ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और एक सिंप्लीफाइड वे में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और बेहतर से बेहतर तरीके में आपको समझे या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझे, इसकी मेरी कोशिश रहेगी। अभी इस एग्जाम में कौन से चैप्टर्स है उनको हम देखेंगे। तो इस एग्जाम में करीबन 13 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर को एक हम टर्न बाय टर्न लेने की कोशिश करेंगे। अभी फर्स्ट जो चैप्टर इसमें है वो है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। मतलब रिसर्च एनालिस्ट का जो प्रोफेशन होता है या फिर जो भी उनका काम होता है उस चीज को इसमें डिस्कशन किया गया है और उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी इस चैप्टर में करीबन 4 पॉइंट्स है। जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट, मतलब एक रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट होता है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रिसर्च एनालिस्ट को होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। थर्ड जो पॉइंट है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज, और फोर्थ जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट आर डिजायर्ड इन अ रिसर्च एनालिस्ट, मतलब कौन से ऐसे क्वालिटीज है जो रिसर्च एनालिस्ट में होने चाहिए। इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसमें जो रोल है पहला वो ये है कि रिसर्च एनालिस्ट का ये रोल होता है कि जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करने की कोशिश करें। यानी कि अगर कोई क्लाइंट है, उनको अगर उनका कुछ कहीं इन्वेस्ट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको जानकारी दे और उनको उस चीज में हेल्प करे। ये पहला एक रोल होता है रिसर्च एनालिस्ट का। अभी कोई भी रिसर्च एनालिस्ट किसी क्लाइंट को हेल्प कब कर सकता है उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? वो तभी कर सकता है जब उसके पास प्रॉपर डेटा होगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन उसके दोनों प्रकार की चाहिए उसके पास, मतलब एक मैक्रो इकोनॉमी और एक माइक्रो। माइक्रो मतलब वो होती है जो एक इंडस्ट्री रिलेटेड होती है या कंपनी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है, और जो मैक्रो होती है वो नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और बेसिकली कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो छोटी जो चीज़ें है उसकी भी इंफॉर्मेशन उसके पास चाहिए, तभी वो राइट तरीके से कोई भी रिसर्च एनालिस्ट किसी क्लाइंट को गाइड कर सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है कि जो एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन होती है या फिर एक कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो एक सीमित इंफॉर्मेशन होती है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं वो जो नेशनल लेवल की होती है, जैसे रिजर्व बैंक्स के कुछ पॉलिसीज या रिफॉर्म्स, उसको वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। और जो ग्लोबली कुछ फैक्टर जो भी आते हैं, ग्लोबली फैक्टर जो भी आते हैं उसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो ये दोनों मैक्रो और माइक्रो दोनों सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रिसर्च एनालिस्ट का, तभी वो सही तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। उसमें जो मैक्रो फैक्टर्स है, जो ग्लोबल फैक्टर्स है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उनको IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और जो अन्य जो ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां से उनको वो प्राप्त हो सकती है। और जो माइक्रो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो बेसिकली हर किसी वेबसाइट्स पर एनुअल रिपोर्ट्स और जो बाकी के जो डेटा होता है वो कंपनी की वेबसाइट पर रेडिली अवेलेबल होता है, तो वहां से कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और वेबसाइट्स को छोड़कर डिस्कशन से भी और डेटा मिल सकता है, जैसे कि प्लांट्स पर विजिट करना या फिर जो भी कंपनी में जो भी बॉडी पर लोग हैं या फिर जो कंपनी के इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है उनसे डिस्कशन करने के बाद भी एक कंपनी का वे ऑफ बिजनेस समझ सकता है, और कंपनी कितनी आगे जाके क्या कैसे परफॉर्म कर सकती है उसका एक अंदाजा आ सकता है। रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वो सेल साइड एनालिस्ट,
दूसरा जो टाइप होता है वो बाय साइड एनालिस्ट, और थर्ड जो टाइप है वो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। अब ये सेल साइड एनालिस्ट, ये नाम सुनने के बाद में काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि वो जो एनालिस्ट जो सेल साइड का कॉल देते हैं या फिर सेल साइड में पोजीशन बनाते हैं उनको सेल साइड कहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी पोजीशन का या फिर किसी भी ट्रेड का इस नाम से कुछ भी रेलेवेंस नहीं है, ये काफी अलग अलग चीजें हैं। और ना बाय साइड एनालिस्ट वो होते हैं कि जो बाय का कॉल देते हैं या फिर जो बाय में पोजीशन बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो सेल साइड एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो उनका रिपोर्ट्स सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं या फिर किसी और को देते हैं, जो भी पब्लिक डोमेन में आपको दिखता है। मतलब अगर आपको किसी अगर कुछ मैसेज आता है या फिर कुछ भी ब्रोकिंग कंपनी से मैसेज आता है या फिर किसी भी अन्य इंस्टीट्यूशन से अगर मैसेज आता है आपको कि इसको बाय करना चाहिए या फिर इसको सेल करना चाहिए, तो वो जो होता है वो सारा होता है सेल साइड एनालिस्ट। सेल साइड एनालिस्ट का जो रिपोर्ट्स होते हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं, मतलब जो भी कोई भी पब्लिक को अगर वो डेटा चाहिए होगा तो उनके लिए वो अवेलेबल होता है। मतलब कुल मिलाकर आपको जो भी एनालिसिस किसका दिखता है तो वो सारे सेल साइड एनालिस्ट हैं। और दूसरा जो टाइप है जो बाय साइड एनालिस्ट है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। बाय साइड एनालिस्ट का डेटा आपको किसी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशन, ऐसे जो बड़े बड़े कंपनीज है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए वो एनालिसिस करते हैं। और वो जो रिपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन तक ही मर्यादित होता है, या फिर उनके जो टॉप में जो लोग बैठे होंगे उनके तक ही वो सीमित होता है। वो जो भी एनालिसिस का रिपोर्ट आता है वो किसी पब्लिक डोमेन में आपको नहीं दिखाई देगा। और तीसरा जो फैक्टर है जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट, अभी ये ऐसा होता है कि हर एक की नीड अलग अलग होती है। अगर किसी इंडिविजुअल है तो उसका गोल अलग होगा कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 10 साल के लिए करना है या 5 साल के लिए करना है या फिर 20 साल के लिए करना है, और मुझे फंड्स कितना चाहिए, उसका रीज़न क्या है। किसी को गाड़ी लेने के लिए करना होता है, किसी को घर लेने के लिए होता है, कभी किसी को पेंशन की ओर से, या फिर कभी किसी का गोल रिटायरमेंट के बाद जो फंड्स लगने वाले उसके लिए होता है। तो सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, वो जो वेरी करते हैं, और उसी वजह से सबकी इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग होती है। तो उन चीज़ों में जो काम आते हैं वो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो आपको आपके नीड के हिसाब से आपको एक एनालिसिस बना के देंगे, और आपके लिए वो एक इंडिविजुअल आपके लिए एक रिपोर्ट बना के देंगे। ये इनको ये सब्सक्रिप्शन की ओर से ये बेच भी सकते हैं, और अन्य इस पर कुछ फीस भी इसकी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 टाइप के अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट। अभी इसमें जो दूसरा पार्ट जो है वो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिसर्च एनालिस्ट में, उसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमी के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। उसमें जो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि चेंजेस इन वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब जो भी मैक्रो जो फंक्शंस होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो फंक्शन होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो भी इन्फ्लेशन में जो राइज होता है, जो फॉल होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स जो है बैंक्स के वो कैसे अभी फिलहाल परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना राइज हो रहा है या फिर कितना फॉल हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज और उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमी पर उसके बारे में जानकारी चाहिए। आरबीआई की ओर से जो भी पॉलिसीज निकल के आती है तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो गवर्नर जब पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं तब काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें डिस्कस होती है, और उन सारे डिस्कशंस का उस सेक्टर पर या फिर उस इंडस्ट्री पर कैसे इम्पैक्ट होगा इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब अभी कुछ सालों में अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी या फिर इथेनॉल, इसके बारे में हमेशा डिस्कशन हो रहा है, और उसी का इम्पैक्ट उस सेक्टर में भी हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो फ्लोज फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो होती है फॉरेन से, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो उसके बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका जो डेटा होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है, और उसमें एक राइज और एक फॉल हमेशा दिखाई देती है हमें, और उसी ओर से हमें यह समझता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में कितनी आ रही है, अगर आ रही है तो कौन से सेक्टर्स में आ रही है, कौन से कंपनीज में आ रही है। तो इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेविंग्स के बारे में, मतलब फंड्स कितने अवेलेबल हैं, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के जो मौके हमारे लिए खुलेंगे तो उसके बारे में प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक आपके पास सेविंग्स में पैसे नहीं तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो, तो इसी वजह से उसकी एक समझ
हमेशा होनी चाहिए। और जो आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि ग्लोबल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। जीडीपी की जो ग्रोथ होती है तो वो हमेशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो भी ग्लोबल फैक्टर्स जो चल रहे हैं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कैसा डिफरेंस हो रहा है और उसकी उसी वजह से जीडीपी पर कैसा उसका रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री, मतलब जो भी इंडस्ट्री है या फिर जो भी सेक्टर है तो उसके बारे में प्रॉपर समझ होनी चाहिए कि इस सेक्टर में अभी कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें अभी फिलहाल अपडेट्स है। मतलब इस इंडस्ट्री में बिजनेस मॉडल कैसे है, कंपटीशन कौन कौन है, फैक्टर्स कौन से हैं और प्राइस चेंजेस में जो सेंसिटिविटी है वो कितनी है और उसमें कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इंडस्ट्री को समझने में आसानी होती है कि ये इंडस्ट्री आगे जाके ग्रोथ कर सकती है या फिर कैसे इसके परफॉर्मेंस हो सकता है। उसके बाद जो अगला जो टर्म आता है वो अंडरस्टैंडिंग कंपनीज। इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि इंडियन क्रिकेट टीम, ये दोनों इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ये दोनों एक अलग अलग बैट्समैन हैं। इनके दोनों के नेचर अलग अलग है। राहुल द्रविड़ जो है वो एक डिफेंसिव प्लेयर है, जो वीरेंद्र सहवाग है वो एक एग्रेसिव प्लेयर है। तो उसी तरह से एक सेक्टर में भी जो कंपनीज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स अलग अलग होते हैं, उनके जो कस्टमर सेगमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके फाइनेंशियल्स में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर में अगर एक कंपनी है तो उसी तरह से फाइनेंशियल दूसरे कंपनीज के भी हो सकते हैं, तो उसमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस होता है। किसी एक सेक्टर में एक छोटी कंपनी भी होती है और उसी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी भी हमें दिखाई देती है। कोई कोई कंपनीज काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस होता है और कोई कोई कंपनीज जो होते हैं कंसिस्टेंटली फॉल भी होते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि अलग अलग फाइनेंशियल्स होते हैं, कस्टमर सेगमेंट अलग अलग होता है, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। तो किसी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसकी वजह से आपको बैलेंस शीट उसकी प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि किसी कंपनी पर लाइबिलिटीज कितने हैं, किसी कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स पर जो होते हैं, प्रमोटर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उसके कारण भी एक अच्छी कंपनी कभी कभी परफॉर्म करती है। और कभी कभी जो किसी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट लोग जो होते हैं तो उनके कुछ गलत डिसीजन की वजह से भी कंपनी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इन सारी चीज़ों की एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज। वही मेजरली जो इन्फॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट से हमें समझ में आ सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ जो इंटरनल जो चीज़ें होती है उसकी नॉलेज हमें यहाँ से नहीं पूरी तरह से समझ सकती है। तो उसके कारण आपको कभी कभी जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं या फिर उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है, उनसे अगर आप डिस्कशन करने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कंपनी के इंटरनल आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और ऐसा ही नहीं कि हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो वो सही रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैनेजमेंट की जो टीम होती है कंपनी की किसी, वो कभी कभी मिसलेड भी करती है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देती है। तो आपको एक मैनेजमेंट की टीम से लेकर जो कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं या फिर जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनसे आप इंटरेक्शन करोगे तो एक सिंपल और एक आपका एक कन्विक्शन हो सकता है कि किस तरीके से इसमें काम चल रहा है या फिर कैसे इसका परफॉर्मेंस आगे जाके हो सकता है। और इन सारी चीज़ों में अगर आप किसी मैनेजमेंट को मिलने जा रहे हो तो उसके पहले जो प्री मीटिंग रिसर्च है ऑफकोर्स वो पूरी तरह से होनी चाहिए। जो भी कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रेडी जो अवेलेबल है वो सारी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और तभी सही तरीके से आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि इंडिपेंडेंस एंड यूटिलिटी ऑफ व्यू। रिसर्च एनालिस्ट का काम ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में या किसी और को लेकर बायस नहीं हो सकते, किसी के फेवर में भी नहीं बोल सकते या फिर किसी के अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते। रिसर्च एनालिस्ट का काम जितना हो सके उतना रियलिस्टिक होना होता है, जो भी नंबर्स है या फिर जो भी प्रॉपर डेटा है वो हासिल करना होता है। इमोशन डिसीजन लेकर किसी डिसीजन पे नहीं आ सकते। किसी कंपनी है तो उनके जो कंपीटिटर्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स है उनका कैसे परफॉर्मेंस है, या फिर ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और किसी भी क्लाइंट को अगर वो सजेस्ट कर रहे हैं कोई भी कंपनी तो उसके लिए एक रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए। और अगर अगर कुछ कनेक्शंस है तो कनेक्शंस का यूज़ करके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उतनी लेनी चाहिए। तो ये सारे रोल्स हैं एक रिसर्च एनालिस्ट के होने चाहिए। और ये हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है, जो बेसिक जो चैप्टर था, ये हमारा ओवर हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, जो है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट।
आई होप कि फर्स्ट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको सही तरीके से हो गई हो।